आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन 4.7 फ्रॉम द बुक डिजिटल डिजाइन बाय मॉरिस मैनो एंड माइकल डी सेलेटी। द क्वेश्चन इज डिजाइन अ कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट कन्वर्ट्स अ 4 बिट ग्रे कोड टू अ 4 बिट बाइनरी नंबर्स। मतलब आपको एक कॉम्बिनेशनल सर्किट बनाना है जो 4 बिट ग्रे कोड को 4 बिट बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ग्रे कोड और बाइनरी कोड दोनों लिख लिए हैं। इस बाइनरी कोड लिख लिया है 4 बिट के लिए 0 से लेकर 15 तक का, और इन 0 से लेकर 15 तक के जो नंबर हैं आपके, उनके लिए हमने यहाँ पर ग्रे कोड भी लिख लिया है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने यहाँ पर ग्रे कोड से बाइनरी कोड में कन्वर्ट करना है, तो हमने 0 से लेकर 15 तक के हमने बाइनरी नंबर लिखे हैं और 0 से लेकर 15 तक के हमने रिस्पेक्टिव ग्रे कोड भी लिखे। ठीक है, देखिए ये 15 तक के, 0 से लेकर 15 तक के, और यहाँ पर 0 से लेकर 15 तक के ये 15 बाइनरी में लिखते हैं 1111, तो इसको ग्रे में लिखते हैं 1000। लेकिन बाइनरी के तो आप लर्न कर सकते हैं, 0 से लेकर 15 तक आपको याद ही होंगे, लेकिन ग्रे को कैसे लिखना है वो याद रखना थोड़ा मुश्किल है। तो मैं अभी आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि बाइनरी से ग्रे में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और उसके बाद आप ये टेबल बनाना जिसमें पहले आपके जो इनपुट्स रहेंगे वो ग्रे कोड रहेगा और आपके आउटपुट रहेंगे वो बाइनरी कोड रहेगा। तो अब हम यहाँ पर, अगर हमको बाइनरी कोड पता है तो हम ग्रे कोड कैसे लिखे उस नंबर के लिए वो वाला टेबल देखते हैं, बाइनरी टू ग्रे वाला। लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले एक्सॉर गेट की ट्रूथ टेबल पता होनी चाहिए। एक्सॉर ऑपरेशन जो होती है, एक्सॉर ऑपरेशन में अगर 2 इनपुट ए बी हो और उसका जो आउटपुट वाई एक्सॉर होता है वो 0 तब होता है जब दोनों इनपुट सेम हो। मतलब आपको जब 0 0 होगा तब आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर जब 0 0 होगा तब आपको 0 मिलेगा, और सेम मतलब 1 1 होगा तब भी आपको 0 मिलेगा। लेकिन जब 0 1 होगा, आपके 2 इनपुट्स, एक इनपुट 0 और एक इनपुट 1 होगा, तब 1 मिलेगा, या पहला इनपुट 1 और दूसरा इनपुट 0 हो तब भी 1 मिलेगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक्सॉर गेट में आपको 0 कब मिलता है और 1 कब मिलता है। ठीक है, 0 तब मिलता है जब दोनों इनपुट सेम हो, और 1 तब मिलता है जब एक इनपुट 0 हो और एक इनपुट 1 हो। ठीक है, इसकी हेल्प लगेगी यहाँ पर हमें। तब हम यहाँ पर हमको पता है कि बाइनरी के लिए 0 को हम कैसे लिखते हैं, 0 0 0 0। तो अब इस बाइनरी को ग्रे में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या करना है, ये आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को आपको नीचे कॉपी कर लेना है। उसके बाद इस बिट को इस बिट में आप एक्सॉर करना है। 0 और 0 का एक्सॉर क्या होता है, 0। फिर 0 और 0 का एक्सॉर क्या होता है, 0। फिर 0 और 0 का एक्सॉर क्या होता है, 0। मतलब 0 0 0 0 बाइनरी का ग्रे कोड क्या हो गया, 0 0 0 0। ये बाइनरी है, ये ग्रे। ठीक है, अब यहाँ पर 1 के लिए है 0 0 0 1, तो हमारी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट हमने वैसे लिख ली 0। फिर 0 और 0 का एक्सॉर 0, 0 और 0 का एक्सॉर 0, 0 और 1 का एक्सॉर 1, तो 1 के लिए ग्रे कोड हो गया 0 0 0 1। अब 2 का देखेंगे, 0 0 1 0 का मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट वैसे के वैसे लिखना है। 0 0 का एक्सॉर कितना हुआ, इन दोनों का एक्सॉर 0 और 0 का, 0 0 और 1 का एक्सॉर हुआ 1, 1 और 0 का एक्सॉर हुआ 1, तो ये ग्रे कोड हुआ 2 के लिए। अब 3 के लिए देखते हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट वैसे ही कि वैसे ही 0 और 0 का एक्सॉर 0, 0 और 1 का एक्सॉर 1, 1 और 1 का एक्सॉर 0, तो ये ग्रे कोड हुआ आपका 3 के लिए। ये बाइनरी कोड है। ठीक है, ऊपर लिखा हुआ बाइनरी कोड है, नीचे लिखा हुआ ग्रे कोड है। अब 4 का देखते हैं, ये आपने मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट वैसे ही कर ली। 0 और 1 इन दोनों का एक्सॉर करेंगे तो क्या आता है 1, 1 और 0 का एक्सॉर करेंगे तो क्या आता है 1, 0 और 0 का एक्सॉर करेंगे तो क्या आता है 0। ये आपका ग्रे कोड हुआ 4 के लिए। अब 5 के लिए हम देखते हैं, ये बाइनरी कोड है 0 1 0 1, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0 वैसे ही लिख ली। 0 और 1 का एक्सॉर 1, 1 और 0 का एक्सॉर 1, 0 और 1 का एक्सॉर 1, तो ये ग्रे कोड हो गया। अब 6 के लिए लिखते हैं 0 वैसा का वैसा ही, 0 और 1 का एक्सॉर 1, 1 और 1 का एक्सॉर करते हैं तो क्या आता है 0, 1 और 0 का एक्सॉर करते हैं तो 1, ये आपका ग्रे कोड हुआ बाइनरी 6 के लिए। अब 7 को हम बाइनरी में ऐसे लिखते हैं 0 1 1 1, इसका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट वैसे ही कॉपी करना है। फिर 0 और 1 का एक्सॉर करेंगे तो 1, 1 और 1 का एक्सॉर करेंगे तो 0, 1 और 1 का एक्सॉर करेंगे तो फिर से क्या मिलेगा आपको 0। ये ग्रे कोड हो गया 7 के लिए। ठीक है, ये 8 के लिए 1 ऐसे ही कॉपी, 1 और 0 का एक्सॉर 1, 0 और 0 का एक्सॉर 0, 0 और 0 का एक्सॉर 0। फिर 9 के लिए ये 1 ऐसा ही, 1 और 0 का एक्सॉर करेंगे 1, 0 और 0 का एक्सॉर करेंगे 0, फिर 0 और 1 का एक्सॉर करेंगे तो 1। ये हो गया 9 के लिए ग्रे कोड, ये हो गया 8 के लिए ग्रे कोड। अब 10 के लिए देखते हैं, तो 1 वैसा का वैसा ही लिख लीजिए, 1 और 0 का एक्सॉर 1, 0 और 1 का एक्सॉर 1, और 1 और 0 का एक्सॉर करेंगे फिर से 1 आएगा। ठीक है, ये ग्रे कोड हुआ 10 के लिए। फिर 11 के लिए करेंगे 1 वैसा का वैसा ही लिख लिया, 1 और 0 का एक्सॉर 1, 0 और 1 का एक्सॉर 1, 1 और 1 का एक्सॉर 0, ये ग्रे कोड हुआ
11 के लिए। अब 12 के लिए देखते हैं। 12 का 1 वैसा का वैसा ही लिख लें। 1 जो MSB होती है वो वैसी की वैसी लिखनी है। 1 और 1 का एक्सॉर करेंगे तो 0, 1 और 0 का एक्सॉर करेंगे तो 1, 0 और 0 का एक्सॉर करेंगे तो 0। ये ग्रे कोड हो गया 12 के लिए। अब 13 के लिए देखते हैं। 1 वैसा का वैसा ही आप लिख लें, ये वाला MSB वाला। 1 और 1 का एक्सॉर 0, 1 और 0 का एक्सॉर 1, 0 और 1 का एक्सॉर 1। ठीक है। अगला 14 के लिए 1 वैसा का वैसा ही लिखना है। 1 और 1 का एक्सॉर 0, 1 और 1 का एक्सॉर 0, 1 और 0 का एक्सॉर 1 हो गया। ये 14 का ग्रे कोड हो गया। और ये 15 का ग्रे कोड लास्ट वाला 1 वैसा का वैसा ही लिखना है। 1 और 1 का एक्सॉर 0, 1 और 1 का एक्सॉर 0, 1 और 1 का एक्सॉर 0। तो ये आपके जो ग्रे कोड अब आपने लिख लिए हैं यहाँ पर 15 तक के, 0 से लेकर 15 तक के, इनको आपको इस टेबल में यहाँ पर लिखना है इनपुट्स की जगह, है ना। ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह से ये वाली टेबल जो आपने यहाँ पर बाइनरी टू ग्रे निकाले हैं, इसकी हेल्प से पहले ये टेबल बनाना, फिर यहाँ पर ग्रे को एंटर करना और इस साइड में रिस्पेक्टिव बाइनरी को एंटर करना। अब हम के में बनाते हैं। इस तरह से आपने ग्रे कोड से बाइनरी कोड में जाने के लिए कॉम्बिनेशनल सर्किट डिज़ाइन करना है। तो यहाँ पर जो हमारा आउटपुट होता है ना, हमारे आउटपुट होंगे, हमको आउटपुट में बाइनरी कोड चाहिए। तो हमारे आउटपुट की जो 4 बिट्स हैं, B3, B2, B1 और B0, तो B3 के लिए एक के मैप बनेगा, B2 के लिए एक के मैप बनेगा, B1 के लिए एक के मैप बनेगा और B0 के लिए एक के मैप बनेगा। ठीक है। और यहाँ पर ग्रे कोड के जो नंबर हैं उनके हिसाब से इन सेल्स में एंट्री होगी। ठीक है। तो पहले हम B3 के लिए के मैप बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने G3, G2 ली है। ये जो G3 है हमारी ग्रे कोड की मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है और G0 हमारी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। तो G1, G0 हमने ली है हॉरिजॉन्टल और G3, G2 ली है वर्टिकल। और इसमें 0 0 0 1 1 1 1 0, 0 0 0 1 1 1 1 0 इस तरह से लिखा है। तो इस सेल का नंबर क्या होगा, देखिए आप, 0 0 0 0, मतलब ग्रे कोड में इसको 0 बोलते हैं, 0 0 0 1 को 1 बोलते हैं। 0 0 1 1 ग्रे कोड में क्या होता है, 2, और 0 0 1 1 0 0 1 0 ग्रे कोड में होता है 3। ठीक है। ये यहाँ से आप देख लेना। देखिए यहाँ पर 3 मतलब 0 0 1 0 मतलब 3 नंबर का सेल है, इसलिए हमने ये 0 0 और 1 0 इसको 3 नंबर दिया है। उसके बाद ये वाली जो सेल है इसका नंबर क्या होगा, 0 1 1 0, है ना। ये 4 नंबर की सेल होगी। देख लिए, देख देते हम। देखिए 0 1 1 0। 5 नंबर के लिए होता है 0 1 1 1। उसके ये वाला सेल देखते हैं, इसका नंबर क्या होगा, देखिए 0 1 1 1। तो ये 5 नंबर का सेल है। इस तरह से आप सारे चेक कर लेना। ये ऐसे होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। यहाँ पर जब हम ग्रे टू बाइनरी कन्वर्ट करते हैं तब के मैप के जो सेल नंबर है वो ग्रे कोड के हिसाब से देने हैं, जो हमारे इनपुट होते हैं ना उनके हिसाब से देने होते हैं। और जब आप बाइनरी टू ग्रे कन्वर्ट करते हैं, उसका कॉम्बिनेशनल सर्किट बनाते हैं, तब यहाँ पर बाइनरी के हिसाब से आप सेल नंबर देते हैं। बाइनरी के हिसाब से हमारे सेल नंबर क्या होते हैं, 0 1, ये वाली इसका 2 देते हैं और ये 3, 0 1 2 3 4 5 6 7, है ना, जो हम नॉर्मली देते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी हमारे इनपुट ग्रे कोड है, इसलिए हमारे सेल नंबर इस हिसाब से हो जाएंगे। तो अब हम B3 की आप एंट्री देख लीजिए। B3 में स्टार्टिंग के 8 जो हैं, 8 सेल से उसमें 0 है, 0 से लेकर 7 तक, और 8 से लेकर 15 तक 1 है। तो हम एंटर कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर 0 0 0 0 0 0 0 0 और इन सब में 1 1 एंटर हो जाएगा। ठीक है। तो ये तो सबसे ईजीएस्ट के मैप है। और यहाँ पर ये 8 की ग्रुप बन जाएगा, ये वाला, है ना। तो इस नीचे वाले 8 की ग्रुप के लिए आपके B3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, B3 इज इक्वल टू इस 8 की ग्रुपिंग का यहाँ पर वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर ये था G3 G2 और ये था G3 G2 डैश। तो यहाँ पर इन दोनों में सेम क्या है, G3, ये तो आएंगे ही नहीं इधर वाले, तो इसकी वैल्यू B3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, G3, है ना। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि B3 जो का कॉलम है वो G3 से एग्जैक्ट मैच कर रहा है। देखिए स्टार्टिंग के 8 में 0 है और बाद के 8 में 1 है। अब हम B2 के लिए एंट्री करते हैं। तो B2 के लिए देखिए स्टार्टिंग के 0 1 2 3 में 0, फिर 4 5 6 7 में 1, फिर 8 9 10 11 में 0 और 12 13 14 15 में 1। तो हम ऐसी एंट्री कर देते। अब यहाँ पर ये जो दूसरे सेल में सेल नंबर तो एक्जैक्टली इसी हिसाब से होंगे, 0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7, और उसमें मैंने 1 1 की एंट्री कर दी है। तो यहाँ पर अब 4 का ग्रुप दिख रहा है, तो एक ये 4 का ग्रुप बनेगा और एक ये 4 का ग्रुप बनेगा, है ना। तो आपके B2 की वैल्यू क्या आ जाएगी,
B2 की वैल्यू आएगी, इधर जाएंगे तो आपका आंसर है G3 G2 डैश प्लस ये ऊपर वाले का आएगा G3 डैश G2। मतलब यहाँ पर B3 का इक्वल आ रहा है G3 और G2 के बीच एक्सॉर है ना, B2 इज इक्वल टू एक्सॉर बिटवीन G2 एंड G3 एंड G2। सो B2 इज इक्वल टू क्या हो गया G3 एक्सॉर G2। अब B1 के लिए बनाते हैं, तो आप B1 को देख लो। B1 में देखिए, यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में 2 0 है, 2 1 है, फिर 2 0 है, फिर 2 1 है, इस तरह से आप एंट्री कर देंगे। ये आपकी सेल नंबर है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15 है ना। तो अब अभी आपने देखा कि स्टार्टिंग में 2 0, फिर 2 1, फिर 2 0, फिर 2 1, फिर 2 0, फिर 2 1, फिर 2 0 और फिर 2 1 है ना। तो अब हम इसकी जब ग्रुपिंग करेंगे तो सिर्फ पेयर ही बन रही है, 2 की ही ग्रुप बन रहे हैं है ना। ठीक है, तो अब इन ग्रुप्स की वैल्यू के लिए यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं G3 डैश G2 डैश G3 डैश G2 G3 G2 G3 G2 डैश G1 G0 डैश डैश G1 डैश G0 G1 G0 G1 G0 डैश है ना। तो अब ये जो पहला 2 और 3 नंबर की सेल का जो पेयर है उसके लिए आंसर हो जाएगा G3 डैश G2 डैश इधर, और यहाँ पर सेम क्या आ रहा है G1 प्लस ये दूसरी वाली, इसके लिए यहाँ पर दोनों में आ जाएगा G3 डैश G2 और ऊपर जो सेम आ रहा है G1 डैश प्लस ये तीसरी 10 और 11 वाली, इसके लिए आ जाएगा G3 G2 और ऊपर सेम आ रहा है G1 प्लस ये चौथी 15 और 14 की पेयर के लिए हो जाएगा G3 G2 डैश और ऊपर जो सेम आ रहा है वो है G1 डैश है ना। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो दो टर्म है इसमें से G1 डैश कॉमन लेंगे और ये जो दो टर्म है इनमें से G1 कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर G1 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बचता है G3 और G2 के बीच एक्सनॉर है ना। तो ये हो जाएगा G1 कॉमन लिया, G3 एक्सनॉर G2, और बची हुई जो दो टर्म है ये वाली, इनके बीच से हम G1 डैश कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा G3 एक्सऑर G2। ठीक है, अब एक्सॉर का कॉम्प्लीमेंट होता है तो आप इसको यूँ लिख सकते हैं G1 G3 एक्सॉर G2 कॉम्प्लीमेंट प्लस G1 कॉम्प्लीमेंट G3 एक्सॉर G2 है ना। तो अब यहाँ पर देखिए वन वेरिएबल कॉम्प्लीमेंट ऑफ अदर वेरिएबल, इसको एक पूरा वेरिएबल ले लेना, प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ फर्स्ट वेरिएबल एंड सेकंड वेरिएबल है ना। तो ये हमारा जो डेफिनेशन है ए एक्सॉर बी का होता है ए बी डैश प्लस बी डैश ए, ये उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच यहाँ पर एक्सॉर है तो ये हो जाएगा G1 एक्सॉर G3 एक्सॉर G2। ठीक है, G1 G2 और G3 के बीच यहाँ पर क्या हो गया है एक्सॉर, ये वैल्यू आई है आपकी B1 की है ना। अब अभी आपने देखा B2 की वैल्यू क्या आई है G3 एक्सॉर G2, तो हम वहाँ पर वैल्यू रख दें अगर, तो G1 एक्सॉर B2 इज इक्वल टू B1 है ना। अब हम निकालते हैं B0 की वैल्यू। तो B0 की वैल्यू के लिए आप B0 वाला कॉलम देख लें, देखिए 0 1 0 1 0 1 ऐसे पूरी एंट्री है, तो हम यहाँ पर 0 1 0 1 एंट्री कर देते हैं। यहाँ 0 से शुरू होता है ना, 0 1 2 3, तो 0 1 0 1 0 1 0 1, ये याद रखना, इधर से फिर इधर आना है क्योंकि ये 4 नंबर का सेल है। 0 1 0 1, उसके बाद यहाँ से जाना है 0 1 0 1 फिर 0 1 0 1। अब इसके अंदर कुछ भी कहीं पर भी कोई पेयर नहीं बन रही है, ये सिंगल सिंगल के आपके प्राइम इम्प्लीकेंट बनेंगे। तो ये आपके टोटल 8 प्राइम इम्प्लीकेंट आएंगे। इन 8 की वैल्यू क्या हो जाएगी, हर एक की वैल्यू आप इसी यहाँ से भी लिख सकते हैं। देखिए ये 1 नंबर का सेल है ना, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी G3 डैश G2 डैश G0 डैश G0। इस 1 के लिए वैल्यू हो जाएगी G3 डैश G2 डैश G1 G0 डैश। इस तरह से इन 8 की वैल्यू हम लिख लेते हैं। अब ये हमने B0 के लिए सारी 8 जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो लिख ली है। अब यहाँ पर ना एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर G1 डैश G0 आएगा, ये डैश नहीं आएगा। ठीक है, ये गलती से लिख गया है। देखो ये फर्स्ट टर्म है ना, ये वाली टर्म है, ये वाली टर्म, तो ये वाली टर्म के लिए क्या हो जाएगा G3 डैश G2 डैश, और ये वाला आएगा ना G1 डैश G0, तो यहाँ पर आएगा G1 डैश G0। ठीक है, उसके बाद ना ये जो फर्स्ट टर्म है ये,
और फर्स्ट टर्म के साथ आपको थर्ड टर्म में से ये जो थर्ड टर्म नहीं है, ये 1 2 3 4 फिफ्थ टर्म, फर्स्ट टर्म और फिफ्थ टर्म में से आपको कॉमन लेना है G1 डैश G0। तो अंदर क्या बचेगा G3 डैश G2 डैश प्लस G3 G2, मतलब G3 और G2 के बीच एक्सनॉर। इस तरीके से ये वाली जो आपकी टर्म है G3 डैश G2 G1 डैश G0 डैश, और ये वाली टर्म है G3 G2 डैश G1 डैश G0 डैश। इसमें से G1 डैश G0 डैश कॉमन लेंगे तो G3 डैश G2 और G3 G2 डैश, मतलब ये बचेगा, मतलब G3 और G2 के बीच एक्सॉर बचेगा। इसी तरीके से ये जो चार बची हुई टर्म है उनमें से ये जो दो टर्म है इसमें से कॉमन ले लेंगे G1 G0 कॉम्प्लीमेंट, तो अंदर बचेगा G3 और G2 के बीच एक्सनॉर। देखिए ये दो टर्म बचेगी, और इस तरह से इन दोनों के बीच ये जो दोनों हैं इनमें से हम G1 G0 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा G3 और G2 के बीच एक्सॉर, है ना। तो मैं उसको लिख लेती हूँ। अब आपको जैसे मैंने बताया वैसा कॉमन लेंगे, तो B0 इज इक्वल टू G1 डैश G0 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा G3 एक्सनॉर G2 प्लस G1 कॉम्प्लीमेंट G0 कॉम्प्लीमेंट, अंदर बचेगा G3 एक्सॉर G2, फिर G1 G0 कॉम्प्लीमेंट, अंदर बचेगा G3 एक्सनॉर G2 प्लस G1 G0, अंदर बचेगा G3 एक्सॉर G2। अब इन दोनों टर्म में से हम G3 एक्सनॉर G2 कॉमन ले लेते हैं, है ना। तो अंदर बचेगा G1 डैश G0 प्लस G1 G0 डैश, मतलब G1 और G0 के बीच एक्सॉर, तो G1 और G0 के बीच एक्सॉर, ये G0 है, ठीक है। अब इन दोनों में से G3 और G2 के बीच एक्सॉर कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा G1 डैश G0 डैश प्लस G1 G0, मतलब G1 और G0 के बीच एक्सनॉर, तो ये कॉमन लिया तो ये G1 है और G0 के बीच एक्सनॉर, ठीक है। अब आपको पता है A एक्सनॉर B इज इक्वल टू A एक्सॉर B का कॉम्प्लीमेंट, तो हम इसको एक्सनॉर के फॉर्म में लिखेंगे, तो एक्सॉर का कॉम्प्लीमेंट लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा G3 एक्सॉर G2 कॉम्प्लीमेंट G1 एक्सॉर G0 प्लस G3 एक्सॉर G2, ये तो वैसा का वैसे ही लिखा है आपने, और इसको लिख देंगे G1 एक्सॉर G0 का कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ, G3 एक्सॉर G2 कॉम्प्लीमेंट G1 एक्सॉर G0 प्लस G3 एक्सॉर G2 और G1 एक्सॉर G0 को लिख दिया G1 एक्सॉर G0 का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये हुआ वन वेरिएबल कॉम्प्लीमेंट इनटू अनदर वेरिएबल प्लस फर्स्ट वेरिएबल एंड सेकंड वेरिएबल्स कॉम्प्लीमेंट, मतलब इन दोनों के बीच फिर से एक्सॉर हुआ, ये ऐसा ही हुआ ना। A एक्सॉर B इज इक्वल टू क्या होता है A डैश B प्लस A B डैश, ठीक है। मतलब A अगर इस पूरे को मान ले और इस पूरे को B मान ले तो ये A डैश B प्लस A B डैश हुआ, तो ये हो गया G3 एक्सॉर G2 एक्सॉर G1 एक्सॉर G0, ठीक है। G3 एक्सॉर G2 एक्सॉर G1 एक्सॉर G0, मतलब इन सभी के बीच कोई ब्रैकेट, आपने पढ़ा है एक्सॉर ऑपरेशन में कोई ब्रैकेट इंपॉर्टेंस नहीं होता है, आप इनका ऑर्डर चेंज भी कर सकते हैं, तो यू कैन राइट G3 एक्सॉर G2 एक्सॉर G1 एक्स और G0, ठीक है। तो अब हम इसका कॉम्बिनेशनल सर्किट बनाते हैं, तो अभी आप पुरानी इक्वेशन देखेंगे तो G3 एक्सॉर G2 आपका B2 है ना, तो B2 एक्सॉर G1 एक्सॉर G0 और B2 एक्सॉर G1 आपका है B1, तो ये हो जाएगा B1 एक्सॉर G0, और B1 और G0 का एक्सॉर करते हैं तो क्या आता है B0, B1 और G0 का एक्सॉर करने पर क्या आता है B0। तो अब इन चारों इक्वेशंस की हेल्प से हम हमारा कॉम्बिनेशनल सर्किट बनाएंगे। अब ये आपने बनाया है ग्रे टू बाइनरी कोड कन्वर्टर, है ना। तो G3 डायरेक्ट गया है B3 पे, देख लीजिए आपने इक्वेशन बनाई थी B3 इज इक्वल टू G3, है ना, और B2 इज इक्वल टू G3 और G2 के बीच एक्सॉर, ठीक है। तो ये आपका G3, यहाँ से G3 लिया और ये G2 लिया, ये एक्सॉर गेट लगाया है, तो यहाँ पर आपका आउटपुट क्या आ गया G3 एक्सॉर G2 विच इज़ इक्वल टू B2 है, ठीक है। फिर यहाँ से आपका आया B2, ये नीचे B2 आया और G1 गया है दूसरा, तो G1 और B2 के बीच एक्सॉर यहाँ पर मिला आपको G1 एक्सॉर B2 जो कि इक्वल टू आया है B1 के, देखिए B1 इज इक्वल टू क्या आया है आपका B2 एक्सॉर G1, है ना। तो ये यहीं पे आया B2 और G1 के बीच एक्सॉर B1, फिर यहाँ से आपने B1 लिया, ये आपका B1 आया, है ना, और ये आपका G0 जा रहा है, तो G0 और B1 के बीच एक्सॉर करने पर आपका B0 आ रहा है ना, B0 इज इक्वल टू
B1 XOR G0। देखिए ये आपकी इक्वेशन आई है B0 के लिए, B0 इज इक्वल टू B1 XOR G0। ठीक है, मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने जो ये अभी आपका डिज़ाइन किया है, ये जो कोड कन्वर्टर डिज़ाइन किया है, इसमें अगर आपने ये जो इनपुट है G0 G1 G2 G3 चारों की वैल्यू 1 दी तो आपका आउटपुट क्या मिलेगा, मतलब B0 B1 B2 B3 की वैल्यू क्या मिलेगी, है ना। क्वेश्चन है इनपुट अगर आपने 1 1 1 1 दिया तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोज़ देन प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। प्लीज़ चेक द प्लेलिस्ट में मैंने चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 के सारे क्वेश्चंस अपलोड किए हैं, उन्हें भी आप कंसीडर करें, देखें, उनसे भी आप एडवांटेज लें। फ्रॉम द बुक डिजिटल डिज़ाइन बाय मॉरिस मैनो एंड माइकल डी सेलेटी।